क्या आपका दिमाग ठीक है? क्या आपने दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखा? मेरा विवाह एक सुंदर रूपवान युवक से होगा, तुम्हारे जैसे किसी बूढ़े आदमी से नहीं। जादूगर ने झोले में से एक मुट्ठी राख निकाली और जादूगर के डाल दी। पिताजी, क्या हो रहा है ये? तुम फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। भारत के मिथिला नगर के राजवंश में अत्यंत सुंदर चंपा नाम की एक राजकुमारी थी। वो विवाह योग्य हो गई थी। राजा ने फैसला किया स्वयं भर एक बैठक का आयोजित किया जाएगा और राजकुमारी के लिए एक उपयुक्त पार्टी का फैसला किया जाएगा। सभी राज्यों में संदेश भेजो और सभी राजकुमार को स्वयं भर की बैठक के लिए आमंत्रित करो। जी महाराज। ऐसे में उन्होंने विभिन्न राज्यों को संदेश भेजा ताकि राजकुमार आ सके और स्वयं भर बैठक में भाग ले सके। उस शहर में एक दुष्ट जादूगर था। वो अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। उसने काला जादू में महारत हासिल किया था। उसका काम लोगों की बुराई करना था। एक दिन राजकुमारी सड़क पर अपनी सहेलियों से बातें करती हुई जा रही थी। जादूगर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमारी को देखकर जादूगर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी तरफ बुलाया। राजकुमारी, मेरे पास आओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं जल्दी ही राज महाराज से मिलूंगा और तुम्हारे हाथ के लिए मिनती करूंगा। स्वयंवर सभा की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या आपका दिमाग ठीक है? क्या आपने दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखा? मेरा विवाह एक सुंदर रूपवान युवक से होगा, तुम्हारे जैसे किसी बूढ़े आदमी से नहीं। ये कहकर राजकुमारी चली गई। तुमने मुझे अपमानित किया, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा राजकुमारी चंपा। जादूगर को बहुत अपमानित महसूस हुआ। वो बहुत प्रतिशोधी था। राजकुमारी चंपा को नुकसान पहुंचाने के लिए फंदी अटी। जादूगर राजमहल की रसोइया से मिला। रसोइया बहुत ही मतलबी और लालची था। सुन, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं एक दवाई देता हूँ। इस दवाई को चुपके से राजकुमारी के खाने में मिला दे। मेरा क्या फायदा है तुम्हारा काम करके? मैं तुझे बहुत सारा सोने की सिक्का दूंगा। सोने का सिक्का? ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। लेकिन सुन, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चल गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम सिर्फ अपना वादा मत भूलना। रसोइया लालच में आकर बड़े ही गुप्त ढंग से राजकुमारी की भोजन में एक जादू मिला दिया। रसोइया को सोने के सिक्कों के बदले में ये घिनौना काम करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राजकुमारी का रंग दिन ब दिन काला होता गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिताजी, क्या हो रहा है ये? तुम फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। मंत्री, जल्दी जाओ। देश विदेश से प्रसिद्ध साधु और कवियों को मेरे महल में पेश करो। जी महाराज। राजा की आदेश से साधु और कवियों को बुलाया गया।
कई प्रयोजन के बाद भी वे कालिदासा का कारण नहीं ढूंढ पाए। महाराज, राजकुमारी चंपा की ये हाल एक जादू की वजह से हुआ है। इस समस्या का हल हम नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कीजिए। कुछ दिन बाद राजकुमारी चंपा की पूरा रंग काला हो गया। राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लोगों की नजरों से अपने आप को दूर कर लिया। राजा ने घोषणा की, मैं स्वयं भर का सभा स्थगित करता हूँ। राजकुमारी ठीक होने के बाद ही सभा का आयोजित किया जाएगा। मैं और एक घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी राजकुमारी को जादू से मुक्त करेगा, मैं उसे मेरा आधा राज्य दे दूंगा। उस राज्य में एक गरीब किसान परिवार में रामू नाम का एक गरीब लड़का था। उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। पिताजी नशे के कारण लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रामू उसकी सौतेली माँ के पास रहता था। परिवार की सारी जिम्मेदारियां रामू पर आ गया था। उसकी एकमात्र संपत्ति थी 3 बीघा जमीन। रामू ने उस जमीन में बैंगन, लौकी, मीठा कद्दू, सब्जियां की खेती करता था। वो बाजार में सब्जियां बेचते थे और काफी मुश्किल से अपने परिवार की भरण पोषण करते थे। ये भाई सब्जी ले लो, सब्जी ले लो भाई, सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी है। अरे भाई साहब, सब्जी ले लो भाई साहब, ताज़ा सब्जी है। सौतेली माँ रामू को बहुत तंग करती थी। बाजार से कमाए गए पैसे से चावल, दाल, तेल और नमक खरीदने के बाद जो भी कुछ बचता था वो ले लेती थी। जिस दिन रामू का काम होता था, उस दिन रामू को खाने नहीं देती थी और बहुत ताने सुनाती थी। एक दिन रामू दोपहर को सब्जी लेकर बाजार गया। सब्जी ले लो भाई, सब्जी ले लो, बहुत ही ताज़ा सब्जी है। सब्जी ले लो भाई, ए भाई साहब, सब्जी ले लो, बहुत ही ताज़ा है। बाजार में बैठने के कुछ ही देर बाद आसमान काला हो गया। तभी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। उस बदलते बाजार में ज्यादा लोग नहीं थे। काफी देर बाद बारिश कुछ कम हुई। रामू ने अपना झोला लपेटा और घर चला गया। रास्ते में एक बकरी उसका पीछा करने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसने देखा कि बकरी पीछे पीछे आ रही है। अरे जाओ, तुम जाओ, पीछे क्यों आ रहे हो? घर जाओ अपने, लगता है बहुत भूखी है। कंधे से छड़ी उतारी और उसे खाने के लिए कुछ सब्जियां दी। बकरी दूर हो गई। क्या हुआ बकरी? रामू बकरी के सर पर हाथ फेर रहा था। उसने बकरी की आंखों से आंसू गिरते देखे। रामू ने कभी किसी बकरी को इंसान की तरह रोते हुए नहीं देखा था। ये क्या, बकरी रो रही है? बकरी इंसान की तरह कैसे रो सकती है? चल मेरे साथ, मैं तुझे मेरे घर ले चलता हूँ। वो बकरी को लेकर घर गया। घर लौटने में देर हो गई। रामू, इतना देर क्यों हो गया? कहाँ था तू? बारिश हो रही थी माँ, इसलिए देर हो गया। तू पहले पैसा दे मुझे, घर का सामान खरीदना पड़ेगा। आज बारिश की वजह से ज्यादा बिकावट नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही सब्जी बिक पाया। इतना कम पैसा? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। निकल तू घर से, आज बाहर ही रहना। जब ज्यादा पैसा कमाएगा तभी घर के अंदर आना। रात में रामू बकरी के साथ पुआल के बिस्तर में सो गया।
अगले दिन सौतेली माँ ने बकरी को देख लिया। पिछली रात की अंधेरे में उसने बकरी पर ध्यान नहीं दिया था। अरे इधर बकरी कौन लाया? बकरी बहुत भूखी थी माँ, मेरे पीछे पीछे आ गया। उस बकरी को तुरंत मेरे सामने से हटा। अगर घर गंदा करेगा फिर साफ कौन करेगा? अभी हटा इस बकरी को। रामू बकरी को घर से बाहर ले गया। उसने बकरी की गले में एक मोटी चेन देखी। अरे इतना मोटा चमकदार जंजीर, लगता है सोने का है। जंजीर से बकरी के गर्दन में कट गया था, जिससे नीचे का त्वचा पर घाव हो गए थे। इस चेन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी रामू चेन को नहीं निकाल पाया। इतना कोशिश के बाद भी जंजीर नहीं टूटा। एक काम करता हूँ, इसे सुनेरी के दुकान पर ले जाता हूँ, शायद कुछ हल हो सके। रामू बकरी को सुनेरी के दुकान ले गया। सुनेरी के पास विभिन्न प्रकार का धातु निकालने वाला तरल पदार्थ था। जैसे ही सुनेरी ने कांच की शीशे से एक बूंद चेन पर गिराई, चेन का वो हिस्सा पिघल गया और खुल गया। फिर उसने चेन की जांच की और कहा, भाई ये असली सोना है। राजा के अलावा कोई भी आम आदमी इतना मोटा सोना का चेन नहीं पहन सकता। ये जंजीर बकरी के गले में कैसे आया? पता नहीं भाई, कल मेरे पीछे पीछे मेरे घर ये बकरी आ गया। लगता है ये कोई आम बकरी नहीं है। वो सब छोड़ो भाई, तुम एक काम करो, ये जंजीर मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसका अच्छा कीमत दूंगा। उस पैसे से तुम्हारा घर का खर्चा चला लेना। फिर तो तुम्हारे सौतेली माँ भी खुश होकर तुम्हें अपना लेंगे। नहीं भाई, मैं जंजीर नहीं बिकूंगा। ये कहकर रामू दुकान से बकरी और चेन को लेकर चला गया। रामू जाते जाते सोचता है, लगता है ये कोई बकरी नहीं, इंसान है। एक बार साधु जी से मिलकर जाता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। रामू एक प्रसिद्ध साधु के पास गया। आओ बेटे, अंदर आओ। बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी, मुझे लग रहा है ये कोई बकरी नहीं, इंसान है। उसने बकरी की हरकत देखा और कहा, तुमने सही अनुमान लगाया है। किसी जादूगर का जादू की प्रभाव से एक जानवर का शरीर हासिल कर लिया है। मैं ये विद्या जानता हूँ। तुम रुको, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर साधु ने एक टैंक खोला और कुछ बाहर निकाला। उसने एक पेड़ की सूखी जादिर ली और उस पे नारियल का जात का चूर्ण छिटका दिया। उसने आग जलाई। जब धुआं उठने लगा तो बकरी चिल्लाना शुरू कर दिया। धुआं ने अचानक से एक लहर का रूप ले लिया। बकरी जमीन पर गिर गई और एक लड़का का रूप ले लिया। साधु की शक्तियों को देखकर रामू हैरान रह गया। मानव रूप प्राप्त करके लड़का ने आकर रामू को गले लगाया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे इस जादू से बचाया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम ये बताओ, तुम्हारे ये हालत किसने किया? ये बहुत लंबी कहानी है, सुनो मैं बताता हूँ। मेरा नाम प्रभुयम्ना है। मैं राज परिवार के रसोई का बेटा हूँ। बुढ़े जादूगर ने मेरे साथ ऐसा किया। तुमने सुना ही होगा, राजकुमारी चंपा का रंग काला हो गया, लेकिन तुम नहीं जानते इसके पीछे का राज। एक दिन, सुन, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं एक दवाई देता हूँ,
इस दवाई को चुपके से राजकुमारी के खाने में मिला दे। मेरा क्या फायदा है तुम्हारा काम करके? मैं तुझे बहुत सारा सोने की सिक्का दूंगा। सोने का सिक्का? ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। लेकिन सुन, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता चल गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम सिर्फ अपना वादा मत भूलना। कौन है उधर? कौन है? तुम? मैंने आप दोनों की सारी बात सुन ली। मैं अभी महाराज के पास जा रहा हूँ। महाराज को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो। मैं किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता। और पिताजी, आप इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? आपका लालच इतना बढ़ गया, आप महाराज को धोखा दे रहे हैं। छी पिताजी, आपको मेरे पिता बोलने भी शर्म आ रही है। तभी जादूगर ने झोले में से एक मुट्ठी राख निकाली और जादू करके डाल दी। तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे गले में पड़ी चेन वो एक ताज है। मैं एक बार घोड़े के रेस में जीता था। महाराज ने इसे मुझे उपहार के रूप में दिया था। अन्यथा मेरे विचार तुम्हारे मन में नहीं आते तो मेरे पूर्ण मानव रूप नहीं मिलता। अभी महाराज के पास चलो, हम महाराज को पास जाकर सब कुछ सच बता देंगे। रामू प्रादुम्न को लेकर महाराज के पास गया और सारी बात बताई। जब राजा ने ये सब सुना तो बहुत क्रोधित हुआ और रासोया को कारागार में डाल दिया। सेनापति, अभी के अभी जादूगर को ढूंढ कर ले आओ। जी महाराज। सेना ने आकर जादूगर का घर घेर लिया और घर में आग लगा दी, लेकिन जादूगर का कहीं पता नहीं चला। रामू ने राजमहाराज से कहा, जादूगर काफी चालाक है। शायद वो किसी रहस्य द्वार से निकल गया हो, पर मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इस अपराध का दंड उसे जरूर मिलेगा। मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये दुनिया शक्तियों के सामने सिर पे खेल है। मैं अब देखता हूँ किसकी हिम्मत है मुझे समाप्त करने की। अचानक से एक आवाज उसके पीछे से आता है। जादूगर होश में आता है कि उसके आसपास एक अजीब सी रश्मि घेरा बनकर चमकने लगता है। ये क्या हो रहा है? बचाओ, ये क्या हो रहा है? जादूगर घबरा के चिल्लाने लगता है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगता है। आखिर इस रोशनी का राज क्या है और क्या ये जादूगर की शक्तियों को तोड़ पाएगी? अगले पार्ट में पता चलेगा।